हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। अभी हम सीटेट जुलाई 2024 यानी 2024 में जो सीटेट जुलाई में होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अभी सीडीपी का नए नए टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बने रहिएगा इस चैनल पर और एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से मैं वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए, जो कि सीडीपी से रहेगा और वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। डिटेल वीडियो रहेंगे और बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा आपको सीडीपी के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उसी को ध्यान में रख के आज जो मैंने टॉपिक लाया है वो जीन पियाजे की थ्योरी है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से हम आज पढ़ेंगे कि क्या बताया जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या, उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट को बताया, वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को जान सके, समझ सके और यहाँ से अपने लिए जो भी फायदेमंद चीजें हैं उसको ले सके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को पढ़ेंगे और वो पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है क्या और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हम सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लेकर आए और अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर दे, सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ठीक है, चलिए ऑलरेडी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाना, इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड वीडियो आ रहे हैं, तो आप उसको देखिए। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो आप उसमें बने रहिएगा। और अभी हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी? यानी जीन पियाजे ने क्या दिया था, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी हमारा मेंटल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसके बारे में जीन पियाजे ने हमें बताया था। और वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? वो स्विस साइकोलॉजिस्ट माने थे, यानी स्विट्जरलैंड से उनका नाता था। यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी के कारण बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। इन्होंने क्या बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है? 4 स्टेज के थ्रू होता है। यानी हर व्यक्ति, हर बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है ये 4 स्टेजों से होकर गुजरती है। आपकी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज जो होती है वो 0 से लेके जब तक आदमी इस धरती पर है तब तक उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस 4 स्टेज के हेल्प से होता है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और बहुत फेमस नाम, और इनका ये जो सिद्धांत है, इनकी जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, एजुकेशन में बहुत ज्यादा इसका यूज है ना। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इनकी थ्योरी का बहुत ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है, ध्यान में रखिएगा कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे बोलते हैं? तो जीन पियाजे है ना, जीन पियाजे। ठीक है, और इन्होंने किस पर फोकस किया? कंस्ट्रक्टिविज्म पर फोकस किया। ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद पर बिलोंग करते थे। और इनका मानना था कि बच्चे क्या होते हैं? बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, यानी बच्चे बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं ना। अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद करते हैं, किसके साथ करके? एक्टिविटी के थ्रू, है ना, इंटरैक्शन के थ्रू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीन पियाजे के बारे में लिखा क्या हुआ है कि पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन टेक एन एक्टिव रोल इन लर्निंग प्रोसेस एक्टिंग मच लाइक अ लिटिल साइंटिस्ट। यानी लिटिल पियाजे ने क्या बताया कि बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को, एक्टिव लर्नर होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। जिस तरह साइंटिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट बहुत सारे उधेड़ बुन में लगे रहते हैं ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट में लगे रहते हैं और उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। उसी तरह बच्चे भी क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं ना। और एज दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, मेक ऑब्जर्वेशन एंड लर्न अबाउट द वर्ल्ड, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अब वो क्या करते हैं, वर्ल्ड को समझते हैं, यानी जो रियल वर्ल्ड है उसको वो समझते हैं। तो पियाजे क्या थे, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, एक रचनावादी थे, जो कि बिलीव करते हैं कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। बच्चे क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है। और पियाजे को क्या बोला जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर, यानी फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि पियाजे ने 2-3 कॉन्सेप्ट दिए अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता कैसे है उसका बेस्ड जो था वो 3-4 कॉन्सेप्ट है, उसको हम पढ़ेंगे। और उस कॉन्सेप्ट से जो है ना एग्जामिनेशन में सीटेट हो या अदर किसी भी टीचिंग लेवल का एग्जाम हो, उससे क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। तो चलिए उस टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे आज। और मैं आशा करूंगी कि आज के बाद वो टॉपिक आपकी, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्या है वो टॉपिक वो देखते हैं हम। देखिए पियाजे क्या मानते थे, पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या, उनका क्या मानना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है क्या है, डिस इक्विलिब्रियम से आप इक्विलिब्रियम की ओर जाते हैं। यानी डिस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आप कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं। और जब जैसे ही आपकी कंफ्यूजन क्लियर होती है तो आप किस में चले जाते हो, एक बैलेंस की स्थिति में चले जाते हो, है ना। यानी इक्विलिब्रियम क्या है, बैलेंस का पोजीशन होता है ना। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस और डिस इक्विलिब्रियम मतलब कंफ्यूजन। आपको क्या होता है, बहुत सारी चीजों को लेके आपके मन में कंफ्यूजन होता है, और जब वो कंफ्यूजन जो आपके मन में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है किसी भी चीज को लेके, जैसे ही वो कंफ्यूजन दूर होती है तो आप किस में आ जाते हो, बैलेंस की स्थिति में आ जाते हो, है ना। तो पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर जाना, यानी कंफ्यूजन की स्टेट से आपको बैलेंस की स्टेज में जाना है। ठीक है, और ये कैसे होता है, एक प्रोसेस के थ्रू होता है। डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में चेंज होने के लिए एक प्रोसेस रहता है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो उन्होंने बताया कि एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा और फॉर्मिंग न्यू स्कीमा। देखिए क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम आगे ये जो भी मैंने बताया है कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले कुछ पिक्चर के थ्रू इस टर्म्स को हम समझेंगे कि व्हाट इज एसिमिलेशन, व्हाट इज स्कीमा एंड व्हाट इज एकोमोडेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या होता है, स्कीमा क्या होता है। स्कीमा सिंपली आपको ये समझना है कि मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी किसी भी चीज का नॉलेज हो और वो क्या हो, आपके माइंड में उसका क्या बन जाए, एक स्ट्रक्चर बन जाए। आपके माइंड में जब उसका स्ट्रक्चर बनेगा किसी भी चीज को लेके, किसी भी चीज को लेके आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनेगा, तो वो क्या होता है, स्कीमा होता है। जैसे क्या है कि आपके मन में आपने कोई नई चीज दिखी है ना, नई चीज देखी और आपको बताया गया कि ये, जैसे आपको यहां से आपको ये समझना है कि ये क्या है, एक घोड़ा है, हॉर्स है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले, जब आप बच्चे हो, कोई बच्चा सबसे पहले क्या देखता है, एक घोड़े को देखता है। घोड़े को देखेगा तो उसके पेरेंट्स क्या बताएंगे, ये कि ये क्या है बच्चा, उसके पेरेंट्स बताएंगे कि बच्चा ये क्या है, एक घोड़ा है, एक हॉर्स है। ठीक है, तो उसको घोड़े को लेके उसके मन में एक स्कीमा बनेगा, एक मेंटल स्ट्रक्चर बनेगा कि घोड़ा कैसा होता है, उसके 4 पैर होते हैं, है ना, 4 पैर होते हैं, है ना, लंबी पूंछ होती है, घोड़े के सर के ऊपर बाल होता है और वो एक बड़ा सा जानवर है। इस तरह का उसके मन में स्कीमा होगा कि घोड़ा कैसा दिखता है, इस तरीके से दिखता है। इस तरह का स्कीमा बन गया, एक मेंटल स्ट्रक्चर उसके माइंड में डेवलप हो गया कि जब भी वो आगे घोड़ा देखेगा तो वो बता देगा कि ये क्या है, घोड़ा है।
ठीक है। उसी तरह आप किसी, ये तो एनिमल की बात मैंने ली, उसी तरह किसी व्यक्ति के, जैसे आप अमिताभ बच्चन को देख रहे हो, है ना, अमित जी को देख रहे हो, यहाँ पे क्या अमित जी को लेके आपके मन में क्या स्कीमा है कि वो उनकी जो है हाइट जो है वो बहुत टॉल है, वो बहुत लंबे दिखते हैं, है ना, उनकी फ्रेंच कट रखते हैं, वो चश्मा लगाते हैं। तो इस तरह की स्कीमा आपके माइंड में बन गई, यानी अमित जी को लेके, अमित जी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, अमित जी की थिंकिंग कैसी है ना, उनका बिहेवियर कैसा है, हर चीज का स्कीमा हमारे माइंड में रहता है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, है ना। जैसे आपके क्लास में टीचर होंगी, तो आपको टीचर, अपनी क्लास टीचर को लेके आपके माइंड में एक स्कीमा हुआ कि मेरी मैम जो है वो बहुत ही वेल ड्रेस रहती हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, बहुत काइंड है। तो इस तरह का स्कीमा आपकी क्लास टीचर को लेके आपके माइंड में रहेगा। जैसे ट्रेन का स्कीमा कैसे बनेगा, कि आप क्या ट्रेन के बारे में आप क्या समझोगे कि ट्रेन क्या होती है, बहुत लंबी होती है ना, ट्रेन बहुत लंबी होती है, उसमें बहुत सारे डब्बे होते हैं, वो रोड पर नहीं चलती है ना। तो ट्रेन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी उसका स्कीमा आपके माइंड में, उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में डेवलप होगा, वो होता है स्कीमा। यानी स्कीमा, व्हाट इज अ स्कीमा? स्कीमा इज द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का, किसी भी चीज का आपके माइंड में जो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है वही होता है स्कीमा। और ये स्कीमा जो होता है वो टाइम पर चेंज होते रहता है। जैसे जैसे आप रियल वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंस करते हो, आपके स्कीमा में चेंज होते रहता है, और जो आपने पहले समझा था उसमें आप बदलाव लाते हो, या तो आप उसमें कुछ नई चीजें जोड़ते हो, नहीं तो उसमें कुछ बदलाव लाते हो, उसको चेंज करते हो। तो स्कीमा क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है। और जितना ज्यादा आप रियल वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंस करते हो उतना ज्यादा आप चीजों के बारे में आपकी जानकारी बढ़ती है और उतने ज्यादा स्कीमा आप आपके माइंड में डेवलप करते हो। समझ में आई बात कि व्हाट इज स्कीमा? और स्कीमा चेंज भी हो सकता है और स्कीमा में आप जोड़ भी सकते हो। तो ये आपको मेरे को समझा, ये फिगर के थ्रू मेरे को समझाने का ये मकसद था कि व्हाट इज स्कीमा। तो स्कीमा इज द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। किसी भी चीज का एक पिक्चर बन जाना हमारे माइंड में कि वो कैसा दिखता है, कैसा बिहेव करता है, हर चीज क्या होता है, स्कीमा होता है। समझ में आई बात? अब हम देखेंगे कि अब यहां पर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया क्या है, डिसइक्विलिब्रियम से लेके इक्विलिब्रियम के फॉर्मेशन में हमें जाना होता है, वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। और वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इक्विलिब्रेशन के थ्रू होता है। इस प्रोसेस को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी आपको जो आपके पास पहले से किसी चीज की स्कीमा बनी है या आप जब न्यू स्कीमा बनाते हो, उसमें दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सिंपली क्या होता है कि चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना। जैसे आप किसी शॉप पर, आप किसी ग्रोसरी शॉप पर बहुत अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज रखते हो, सबका सेक्शन अलग रखते हो, उसी तरह हमारे माइंड में भी हर चीज का सेक्शन बना रहता है। जैसे आप एक ग्रोसरी शॉप है, ये आपकी माइंड है ना, और ये एक ग्रोसरी शॉप है। आपको ये समझना है, जहां फार्चून की दुकान आप समझते हो ना, तो यहाँ पे क्या है ना कि सेक्शन बना होता है कि यहाँ पर आपको तेल मिलेंगे, यहाँ पे आपको साबुन मिलेगा, यहाँ पे आपको चावल मिलेंगे, यहाँ पे आपको दाल मिलेगा, सबका सेक्शन बना होता है, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह हमारे माइंड में भी हर चीज का सेक्शन बना होता है। तो ये होता है स्कीमा में दो चीजें काम आती है। एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन कि किस चीज को आपको कहाँ रखना है, कितने अच्छे तरीके से रखना है, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टर्म उन्होंने बताया था एडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन में दो टर्म आते हैं, एक आता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। अब ये एसिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है? स्कीमा तो हमने पढ़ा कि मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाना अपने माइंड में स्कीमा होता है। अब हमको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एडेप्टेशन का पार्ट है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। यानी आपको ये समझना है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन किसके अंदर आता है, एडेप्टेशन के अंदर आता है। अब हम समझेंगे कि एडेप्टेशन क्या होता है और एसिमिलेशन क्या होता है। ठीक है, एडिंग और मेकिंग, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी चीज में नए इन्फॉर्मेशन, किसी भी आपके पुराने इन्फॉर्मेशन में, है ना, आपने किसी चीज का स्कीमा आप में बना है ना, और उसमें नए चीजों को ऐड करना, है ना, ऐड करना, वो होता है एसिमिलेशन।
है ना, और किसी चीज का स्कीमा आपके में बना है और उसको आप हटा के, आपने मान लीजिए रॉन्ग स्कीमा बना लिया है, तो उसको आप हटा के नई स्कीमा को आप बनाओगे, इसको चेंज कर दोगे, इसको मॉडिफाई कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे, है ना, वो होता है एकोमोडेशन। तो ये सब तो एग्जामिनेशन वाले टर्म है कि एग्जामिनेशन में आता है कि जब आप न्यू स्कीमा बनाते हो, है ना, नहीं, जब आप स्कीमा में नई चीज को जोड़ते हो तो वो होता है एसिमिलेशन, और जब स्कीमा को आप चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, वो होता है एकोमोडेशन। अब इसको हम फिर से फिगर के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना, कि क्या होता है, ठीक है। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि व्हाट इज एसिमिलेशन एंड व्हाट इज एकोमोडेशन, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्कीमा ने हमने बताया कि एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के माँ बाप ने क्या बताया, घोड़े के बारे में बताया। बच्चे ने जब पहली बार घोड़े को देखा तो उसने क्या देखा है और माँ बाप ने क्या उसका नाम बताया कि देखो बेटा, ये जो बड़ा सा जानवर है ये क्या है, एक घोड़ा है, इसके 4 पैर है, लंबी पूंछ है, सिर के पास बाल है और ये बड़ा सा दिखता है ना। तो बच्चे ने क्या बोला कि ये घोड़ा है, ठीक है। तो बच्चे ने क्या समझा कि ये घोड़ा है, माँ बाप ने उसे घोड़ा नाम बताया यानी हॉर्स बताया और वो घोड़ा समझ लिया, ठीक है। जब वो बच्चा दोबारा देखता है ना इसको, तो माँ बाप क्या बोलते हैं, वो कंफ्यूजन के स्टेट में आ जाता है ना। जब दोबारा, जब उसने क्या देखा है कि ये काले कलर का घोड़ा उसने पहले देखा, ये काला कलर का दिखने वाला जानवर जो है जिसके 4 पैर है, बाल है, लंबी पूंछ है, वो घोड़ा है। फिर क्या होता है, जब उसने सफेद घोड़ा देखा और माँ बाप ने बोला कि बेटा ये भी घोड़ा है, तो उसके माइंड में क्या आ गया, कंफ्यूज्ड हो गया वो कि मैंने तो घोड़ा काला देखा था, ये घोड़ा सफेद कैसे हो गया। तो फिर माँ बाप उसे बताएंगे कि बच्चा, ये जो घोड़ा है ये सफेद भी होता है, यानी व्हाइट कलर का भी घोड़ा होता है। तो अब उससे वो क्या करेगा, अपने स्कीमा को चेंज करेगा, स्कीमा में क्या करेगा, ऐड करेगा कि घोड़ा तो ब्लैक तो था ही, घोड़ा व्हाइट भी हो सकता है, यानी उसके माइंड में किस तरह के घोड़े का स्कीमा बना हुआ था, ब्लैक घोड़े का, ठीक है ना। दोबारा जब उसने व्हाइट घोड़ा देखा तो फिर उसके माइंड में क्या डेवलप हुआ, उसने ऐड किया, जोड़ दिया कि नहीं, घोड़ा ब्लैक भी हो सकता है और व्हाइट भी हो सकता है, यानी उसने स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया। जब हम नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं वो होता है एसिमिलेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो बच्चा कंफ्यूज्ड हुआ कि घोड़ा ब्लैक होता है, घोड़ा व्हाइट कैसे हो गया। तो माँ बाप ने बताया कि घोड़ा व्हाइट भी होता है, तो उसने अपने इंफॉर्मेशन में जोड़ लिया और वो होता है एसिमिलेशन। फिर उसके बाद फिर बच्चे ने क्या देखा, फिर उसने काऊ को देखा, वो अभी नहीं जानता है कि ये काऊ है, उसने बोला मम्मा ये देखो घोड़ा। तो माँ बाप फिर उसके स्कीमा को चेंज करेंगे, माँ बाप क्या बताएंगे कि बेटा ये घोड़ा नहीं है, ये काऊ है ना, ये काऊ है, इसको काऊ बोलते हैं, ये घोड़े जैसा दिखता है लेकिन ये घोड़ा नहीं है। तो वहां पर फिर से बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन के स्टेट में आ गया था कि ये, माँ बाप ने तो बताया था कि 4 पैर वाला व्हाइट और ब्लैक दिखने वाला घोड़ा होता है, लेकिन माँ बाप तो अब बोल रहे हैं कि ये तो काऊ है। तो वहां पर बच्चा क्या करेगा, फिर से स्कीमा में चेंज करेगा। यहाँ पे ऐड किया था कि घोड़ा व्हाइट भी होता है, लेकिन यहाँ पर चेंज करेगा और ये चेंज करेगा अपनी स्कीमा में, अपने मेंटल स्ट्रक्चर में कि घोड़ा क्या होता है, घोड़ा तो व्हाइट और ब्लैक होता है, लेकिन हर व्हाइट और ब्लैक दिखने वाली चीज घोड़ा नहीं होती है। वो चेंज करेगा अपने स्कीमा को, वो यानी चेंज द इंफॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा, वो वहां पे चेंज कर देगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप नए इंफॉर्मेशन को जोड़ोगे तो वो होता है एसिमिलेशन, और जब आपके पुराने स्कीमा को आप चेंज करोगे कि हर काली और सफेद चीज घोड़ा नहीं होती, वो यहाँ पर काऊ माँ बाप ने बताया, तो यहाँ पर चेंज करोगे, मॉडिफाइड करोगे, एडजस्ट करोगे, तो वो होता है एकोमोडेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा लंबा चला गया उसके लिए माफी चाहती हूँ, फिर भी मेरा मकसद ये था कि मैं आपको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन और स्कीमा के कॉन्सेप्ट को समझाऊं ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अब फटाफट से हम उनकी स्टेज जो उन्होंने 4 स्टेज दी थी उसको पढ़ेंगे, है ना। प्याजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या होती है, 4 स्टेज होती है ना। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर वाले एज वाले बच्चे आएंगे इसमें। उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 7 साल वाले बच्चे आएंगे। उसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल, और लास्ट में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से अबव। ये आप सभी को लगभग पता होगा क्योंकि बीएड में भी आपको पढ़ना है और सीटेट और अदर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से अब हम पढ़ेंगे।
क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी 0 से 2 साल के बच्चे इसके अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहला चीज होता है ना कि सेंसरी मोटर, नाम से ही पता है कि मोटर एक्टिविटी के थ्रू, यानी अपने मसल्स के थ्रू, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू बच्चे यहाँ पर किसी भी चीज को सीखते हैं और नए एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन इंड होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? जैसे अपने आप पलकों का झपकना है ना, आपकी पलकें खुद पे खुद झपकती है ना। आप छोटे बच्चों के पास इस तरह अपनी हाथ लेके जाओगे और यहाँ रखोगे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 0 से करीब 2-3 महीना वाले बच्चे जो होते हैं, वो आप ले जाओ तो वो अपने आप इस तरह अपनी उंगली को बंद कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो इंड होता है। कोई रिफ्लेक्स एक्शन कभी नहीं इंड होता है, जैसे आपकी पलकों का झपकना, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, भूख लगने के बाद बच्चे अपने आप रोने लगते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता लेकिन वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। 0 से 2 या 3 महीने वाले बच्चे की ये बात हो रही है। उसके बाद है ये जो है वो डेफर्ड इमिटेशन का स्टेज माना जाता है। व्हाट इज डेफर्ड इमिटेशन? डेफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है कि नकल करना। कैसे नकल करना? बच्चे अपने माँ बाप की नकल करते हैं। कैसे करते हैं? वो पीछे में जाकर, सामने नहीं करते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है छिपकर इमिटेशन करना, यानी छिप के नकल करना, अपने माँ या बाप को देखना। जैसे कि किसी बच्ची ने अपनी मदर को खाना बनाते देखा है ना, करछी और कढ़ाई को चलाते देखा, तो वो उसने देखा है कि मम्मा इस तरह किचन में काम करती है। जब वो मम्मा नहीं रहेगी तो वो बर्तनों को उठा के वो इसी तरह से वो चलाना स्टार्ट करेगी। वो होता है डेफर्ड इमिटेशन, यानी छिप कर उसी तरीके से बिहेव करना जिस तरीके से आपके बड़े करते हैं ना। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी किसी भी चीज को छूने के लिए बच्चे क्या रहते हैं, गोल डायरेक्टर बिहेवियर करते हैं। किसी भी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, है ना, लिटिल साइंटिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि टेबल पे गर्म दूध का पतीला रखा और बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, बचपन से ही लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस पतीले को आके छूने की कोशिश करेंगे। वो होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि उनका गोल क्या है, उस पतीले को छूना, और जैसे ही वो छुएंगे उनको गर्म लगेगा तो फट से वो अपनी हाथ को हटा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है ये जो स्टेज होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला स्टेज होता है। यहाँ पे जैसे ही आप करीब 2 साल, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, जैसे ही 2 साल के बच्चे होने वाले होते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला जो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आने का मतलब क्या है कि जैसे क्या होता है कि बच्चे क्या हो रहे हैं ना, 1.5 साल तक के बच्चे जो होते हैं, 0 से 1.5 ईयर के बच्चे जो होते हैं, अगर वो किसी टॉय से खेल रहे हैं, समझे, किसी टॉय से वो खेल रहे हैं, मान लो उनके पास एक डॉल है, ठीक है, उससे वो खेल रहे हैं। जैसे ही आप ना उसको छिपा लोगे तो वो उस चीजों को भूल जाएंगे। जैसे ही आप कहोगे, वो खेलते खेलते अगर उनका माइंड इधर उधर हुआ और उस चीज को, उस डॉल को आप छिपा लोगे, तो वो फिर उस डॉल को नहीं खोजेंगे, क्योंकि वो उनके बारे में वो भूल चुके रहेंगे। लेकिन जैसे ही 2 साल के बच्चे आ जाते हैं, 2 साल का एज हो जाता है, और जब आप उनकी चीजों को, आप उनके खिलौनों को आप छिपाओगे तो वो भूलते नहीं है, उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। वो फिर से उस चीज को मांगेंगे कि अभी तो यही था, कहाँ गया, आप ही ने छिपाया होगा। तो यहाँ पर बोला जाता है कि अगर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब डेवलप होता है, एट द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो एज ग्रुप है, बच्चे आते हैं, इसमें 2 से 7 साल के बच्चे आते हैं, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इस पीरियड को प्री ऑपरेशनल क्यों बोलते हैं? प्री का मतलब होता है पहले और ऑपरेशन का मतलब होता है लॉजिक, यानी लॉजिक से पहले की अवस्था है। बच्चों की यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई रहती है, यानी लॉजिक से पहले की अवस्था कौन है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर क्या बोला जाता है, दिस पीरियड हैपन बिफोर ऑपरेशन ऑपरेशन थॉट इज डेवलप। यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेशन थॉट डेवलप होने से पहले की ये स्टेज है ना। यहाँ पे पार्शियली लॉजिक डेवलप होती है एंड थॉट बिगिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी पार्शियली, अभी थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है ना। और ये स्टेज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ईगोसेंट्रिक स्टेज। पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्टेज या ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करी थी। ईगोसेंट्रिक स्टेज क्या होता है, अहम केंद्रित, इसको हिंदी में कहते हैं। दैट मीन्स कि
बच्चे कैसे सोचते हैं? बच्चे का सोचना ये होता है कि जैसे हम सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे मैं सोचता हूं, एक छोटा बच्चा है वो क्या सोचेगा कि जैसे मैं सोचता हूं सारी दुनिया उसी तरीके से सोचती है। वो होती है ईगोसेंट्रिक, वो ईगोसेंट्रिक होती है, अहम केंद्रित होते हैं। यानी एक छोटा बच्चा क्या समझता है कि जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही मेरे पापा भी सोचते होंगे, मेरी मम्मा भी सोचती होगी और मेरे भाई बहन भी सोचते हैं। उसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक, है ना। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग कैन बी और यूजुअली इलॉजिकल। यहाँ पे जो बच्चे की थिंकिंग जो होती है वो इलॉजिकल होती है, लॉजिक नहीं होता है। वो रीजन कुछ बताएंगे, है ना, कुछ यानी कॉज एंड इफेक्ट जो होता है उसका रिलेशन को बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने कोई चीज हुई रहती है तो उसका रीजन कुछ और बताएंगे, यानी इलॉजिकल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड थिंक दैट ए टॉल सिलेंडर ग्लास हैज मोर वाटर देन ए शॉर्ट वाइटर ग्लास जस्ट बेस्ड ऑन द लुक ऑफ इट इवन इफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सेम इन रियलिटी। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे बस एक पहलू को देखते हैं, इसीलिए इसको सेंट्रेशन की स्टेज बोलते हैं। आगे देखेंगे हम कि क्या इसमें और पढ़ना है। देखिए क्या होता है बच्चों में, यहाँ पे क्या होता है इस स्टेज में कि बच्चे में सेंट्रेशन रहता है। सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे से यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो कि प्याजे ने क्या किया था कि 2 ग्लास रखा था, है ना, दोनों ग्लास में इक्वल पानी रखा था, ठीक है। दोनों में मान लीजिए 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर प्याजे ने रखा था, ठीक है। दोनों में 2 मिलीलीटर ऑफ पानी रखा था। जब इस पानी को क्या किया, प्याजे ने एक पतली सी लंबी ग्लास में रखा, है ना, और इसको एज इट इज छोड़ दिया। तो सबसे पहले बच्चे से क्या पूछा कि बताओ दोनों में किस में ज्यादा पानी है, तो यहाँ तो इक्वल दिख रहा है, तो बच्चे ने दोनों में इक्वल बता दिया। लेकिन जब जैसे ही प्याजे ने इस ग्लास के पानी को इसमें डाला, यानी इस पतले से लंबे ग्लास में डाला, और फिर बच्चे से पूछा कि बताओ किसमें ज्यादा पानी है, जबकि पानी का जो मेजरमेंट है वो 2 ml दोनों में, अभी भी दोनों में 2 ml ही है। लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या है, बच्चे यहाँ पे सेनिट्रेशन शो करते हैं, यानी बच्चे एक तरफ से एक तरीके से ही सोच सकते हैं। बच्चे ने सिर्फ हाइट के बारे में देखा और विड्थ जो है यानी जो चौड़ाई है उसको वो भूल गए, उसको नजरअंदाज कर दिया बच्चे ने। और बच्चे ने क्या बोला कि इस ग्लास में पानी ज्यादा है या इस ग्लास में जूस ज्यादा है, किसके कंपेयर में, इस वाले में। लेकिन है तो दोनों में बराबर, लेकिन बच्चे ने सिर्फ हाइट को देखा, बच्चे ने इसकी चौड़ाई या विड्थ को नहीं देखा। यानी बच्चे में यहाँ पे सेनिट्रेशन है, बच्चे एक तरीके से सोच सकते हैं, दूसरे तरीके से इस स्टेज में नहीं सोचते हैं, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, ट्रांजैक्टिव रीजनिंग होती है, थिंकिंग इज नॉट लॉजिकल। बच्चे को क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है ना। थिंकिंग इज नॉट, ट्रांजैक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है, तो इसमें ट्रांजैक्टिव रीजनिंग रहती है। बच्चों की थिंकिंग जो होती है वो लॉजिकल नहीं होती है। एनिमिज्म का मतलब क्या है कि सारे ऑब्जेक्ट बच्चे को लिविंग लगते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जैसे क्या होता है, बच्चे चलते हैं और चलते हुए दरवाजे से चोट लग जाती है बच्चे को, या छोटे बच्चे की बात यहाँ पे हो रही है, 2 से 7 साल के बच्चों की बात हो रही है। तो दरवाजे से चोट लग गई, टेबल से चोट लग गई, तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा कि वो टेबल को मारते हैं कि इसने मुझे मारा, या अपने माँ बाप से कंप्लेन करते हैं कि टेबल ने मुझे मारा। तो इसका ही मतलब होता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब है कि जो नॉन लिविंग थिंग है उसको वो लिविंग समझते हैं, यानी जो निर्जीव है उसको सजीव समझते हैं, है ना। तो बच्चे टेबल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उनका कि टेबल में भी जान है और इसने ही मुझे जानबूझकर मारा है। ये होती है एनिमिज्म, है ना। बच्चे ट्रांजैक्टिव रीजनिंग रखते हैं, यानी थिंकिंग जो होती है वो लॉजिकल नहीं होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ थॉट रहती है, यानी कि बच्चे को क्या होता है, घर से स्कूल का रास्ता तो पता होगा, लेकिन है ना, वो समझाते हैं कि घर से स्कूल किस तरह जाएंगे, लेकिन जब उनको स्कूल से घर आना होगा उसका वो रास्ता नहीं जानते हैं। ये होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ थॉट। ईगोसेंट्रिज्म रहता है। और सैनिट्रेशन तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया कि बच्चे बस एक पहलू को देखते हैं, एक तरफ से देखते हैं। वो लंबाई को तो देख पाते हैं लेकिन उस ग्लास की चौड़ाई को वो देखना भूल जाते हैं या नहीं देख पाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं रहती है। ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज के कुछ कैरेक्टर आप बोल सकते हो, कुछ लिमिटेशन बोल सकते हो, है ना। तो ये थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है क्या, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी 7 से 11 साल की अवस्था, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं। यानी बच्चे क्या है, बच्चे की लॉजिक डेवलप
हो जाती है यहाँ पर। और ऐसी लॉजिक डेवलप होती है जब वो किसी चीज को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, छूते हैं, तब उस चीज के बारे में उनकी लॉजिक डेवलप होती है। यानी किसी चीज के बारे में वो तभी बता पाएंगे जब उसको देख पाएंगे, उसको छू पाएंगे, है ना। यानी कॉन्क्रीट का मतलब है मूर्त, है ना, मीन्स रियल और टेंजिबल। आप जिसको छू सकते हैं उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर पाओगे। यानी 7 से 11 साल के बच्चे क्या होते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है इस पीरियड में, यानी तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे बच्चे तार्किक सोच जो होती है बच्चे की डेवलप हो जाती है ना। चिल्ड्रन नीड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट टू डिमोन्स्ट्रेट एंड रीच कंक्लूजन। यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, उनको किसी चीज को अगर समझाना है ना, तो बच्चे जो है, जैसे बच्चे को स्क्वायर के बारे में या क्यूब के बारे में बताना है, तो बच्चे आप बिना क्यूब को देखे नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप उनके सामने एक क्यूब का बॉक्स रख दो तो वो इजीली बता देंगे कि इसकी ये साइड है, ये सारे जो है ये कॉर्नर है ना, बता देंगे। वो स्क्वायर के बारे में बता देंगे कि स्क्वायर की क्या होती है, 4 साइड होती है और चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, वो देख कर बता देंगे। लेकिन जब उनको वो चीज, जो भी चीज आपने दी है, ऑब्जेक्ट दी है, वो अगर उनके सामने नहीं होगा तो वो उसको नहीं बता पाएंगे। यानी क्या है कि तार्किक चिंतन यहाँ पे प्रारंभ होता है। चिल्ड्रन नीड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, यानी मूर्त चीजें चाहिए उन किसी भी चीज की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए और कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ेंगे कि वी कैन फाइंड चिल्ड्रन ऑफ दिस स्टेज सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स एंड फिंगर। यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम कैसे बच्चे सॉल्व करेंगे, ब्लॉक्स और फिंगर के थ्रू करेंगे। जैसे उनको ऐड करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 + 5 क्या होगा, 10 होगा। इस तरह से वो ब्लॉक्स और फिंगर के थ्रू मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या हमें नेक्स्ट इसमें और क्या पढ़ना है। ये जो स्टेज होती है ना, ये लेटर चाइल्डहुड वाली स्टेज होती है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, जो 7 से 11 साल के बच्चों वाली स्टेज होती है। प्याजे के अकॉर्डिंग ये लेटर चाइल्डहुड वाली स्टेज है। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। वहां पे क्या था, उस स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी थी, यानी स्कूल से घर जाने का रास्ता और घर से स्कूल जाने का रास्ता दोनों बच्चे समझ जाते हैं और उन्हें पता रहता है। यानी यहाँ पे वहां पे इरिवर्सिबिलिटी थी, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। वहां पे क्या था, हमने पढ़ा था सैनिट्रेशन था, यानी बच्चे एक तरीके से सोच रहे थे, हाइट को ही बस देख पा रहे थे, विड्थ को यानी बच्चे चौड़ाई को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे डीसैनिट्रेशन आ जाता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसैनिट्रेशन वाला कैरेक्टर यानी कंजर्वेशन पावर कहाँ डेवलप होगी, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बच्चे समझ जाएंगे, यानी वो सही तर्क देंगे। सही तर्क का मतलब यहाँ पे लॉजिक डेवलप हो गई है। तो उनसे अगर पूछा जाएगा कि बताओ बारिश क्यों हो रही है ना, तो बारिश क्यों हो रही है उसके पीछे का रीजन बताएंगे। वहां पे क्या था, अगर उनसे पूछा जाए, अगर इससे पहले वाला जो प्री ऑपरेशनल स्टेज था उसमें अगर बच्चे से पूछा जाता कि बताओ बच्चे बारिश क्यों हो रही है, तो वो क्या बोलते हैं, क्योंकि धूप नहीं है ना। इलॉजिकल थिंकिंग बताएंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चे बताएंगे कि बारिश क्यों हो रही है, इवोपोरेशन का एक वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है, उसके कारण बारिश हो रही है। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बच्चे इजिली बता देंगे। क्लासिफिकेशन पावर यहाँ पे बच्चों की डेवलप हो जाती है। बच्चे चीजों को क्लासिफाई करते हैं उसके कैरेक्टर के थ्रू, उनके फीचर के थ्रू, यानी वो बता देंगे ट्रायंगल शेप वाले को एक जगह वो रख सकते हैं, है ना। स्क्वायर शेप वाले जितने भी शेप होते हैं उसको एक जगह रखेंगे। उनसे बोला जाएगा कि आप ग्रीन कलर को एक जगह रखो, तो वो ग्रीन कलर को एक जगह रखेंगे। ब्लू कलर को वो, यानी वो क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ग्रीन कलर है और कौन सा ब्लू कलर है। वो अलग अलग चीजों को बांट के रखना सीख जाएंगे। सीरिएशन बच्चे में आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेज माना जाता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये सारा इंपॉर्टेंट लाइन है। रिवर्सिबिलिटी कब आती है, डिसैनिट्रेशन कब होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कब डेवलप होता है, क्लासिफिकेशन पावर कब डेवलप होता है, सीरिएशन कब डेवलप हो। सीरिएशन क्या है, बच्चे चीजों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना सीख जाते हैं ना। ट्रांजिटिविटी आ जाती है। वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना सीख जाते हैं, अंतर करना सीख जाते हैं, समानता और असमानता में बतलाना सीख जाते हैं, सही गलत और उचित अनुचित सब चीजों के बारे में वो बता सकते हैं। किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिक डेवलप हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टेज है हमारा
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये जो है ये चौथा स्टेज माना जाता है पियाजे के अकॉर्डिंग, और ये लास्ट स्टेज होता है। ये 12 से लेकर अब जितने भी 12 से ऊपर वाले बच्चे होते हैं, 12 या 12 साल से ऊपर वाले, वो सारे इस स्टेज में आते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको बोले जाते हैं। यहाँ पे बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, यानी इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है। यहाँ पे ट्रांजैक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है ना, बच्चे ट्रांजैक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाती है ना। दिस स्टेज इन इनकम्पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी ये जो स्टेज है हमारे लाइफ के एंड तक ये स्टेज बनी रहती है, और ये पियाजे के अकॉर्डिंग फोर्थ स्टेज है और लास्ट स्टेज माना जाता है। चिल्ड्रन बिकम मोर कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ कॉम्प्लेक्स इशू, यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के साथ वो डील करते हैं किसके कंपेयर में, पिछले स्टेज के कंपेयर में, है ना। अब इसके कुछ देखेंगे कैरेक्टर। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होगी, तो क्वेश्चन आता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होगी, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी अमूर्त संकीर्णात्मक अवस्था। साइंटिफिक मेथड का बच्चे यूज करेंगे। यहाँ पे बच्चे लिटिल साइंटिस्ट जो थे बचपन में, अब वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, है ना। डिडक्टिव थिंकिंग आ जाएगी। डिडक्टिव थिंकिंग क्या है, किसी भी, हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव पढ़ा था ना, तो इंडक्टिव थिंकिंग क्या होती है, आपको एग्जाम्पल से रूल के तरफ जाना है, एग्जाम्पल से रूल के साइड जाना है ना। और डिडक्टिव थिंकिंग क्या होती है, आपको रूल से एग्जाम्पल की साइड जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे रूल से एग्जाम्पल की ओर बढ़ जाते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग यानी बच्चे परिकल्पना बनाना स्टार्ट करते हैं ना, परिकल्पना बनाना यानी परिकल्पना का निर्माण करते हैं, चीजों को अलग अलग तरीके से सोचते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ना। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये थे फॉर्मल स्टेज के कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एक वीडियो, एक एक जो स्लाइड है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई थिंक आपको ये सारे जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए आपको समझ में आ गए होंगे। अभी तक अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहा होगा पियाजे के थ्योरी से रिलेटेड, तो वो आज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि क्या हम पढ़ेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग, यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव यानी बच्चे परिकल्पना बनाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, रूल से एग्जाम्पल की ओर किस स्टेज में जाते हैं, तो ये सबसे फोर्थ लेवल वाली स्टेज है जो कि लाइफ टाइम चलती है, और वो कौन है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, परिकल्पना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या बोलता है। Which of the following theorists, while viewing children as an active seeker of knowledge, emphasize the influence of social and cultural context on their thinking? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन से ऐसे, है ना, कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं, कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या बताया था कि बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज होते हैं, और वो इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल और कल्चरल कॉन्सेप्ट यानी सोसाइटी। और उनका क्या मानना होता है, वो साइंटिस्ट कौन है जो ये मानते हैं कि बच्चे सोशल और कल्चरल वैल्यू के थ्रू सीखते हैं बच्चे, और बच्चे एक्टिव सीकर बनते हैं। तो वो कौन है, क्या वो जेबी वॉटसन है, क्या वो लेव वाइगस्की है, क्या वो जीन पियाजे है, या वो लॉरेंस कोलबर्ग है। तो मैं आपको बता दूं कि वो कौन है, वो है लेव वाइगस्की। लेव वाइगस्की ने 3 चीजों पर फोकस किया है। क्या है कि किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास या लर्निंग में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सोसाइटी करता है, और उसका कल्चर करता है, ठीक है। तो सोसाइटी और कल्चर की बात, ये सोशल और कल्चरल की बात किसने की थी, लेव वाइगस्की ने की थी। और ये भी ये क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे पियाजे की तरह। लेकिन पियाजे क्या मानते थे, बच्चे इंडिविजुअली किसी भी चीज को सीखते हैं, लेकिन इनका क्या मानना था, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इनका मानना था बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। Which of the following behavior characterize the concrete operational stage as proposed by Jean Piaget? आपको बताना है कि concrete operational stage का कौन सा कैरेक्टर नीचे बताया जा रहा है, यानी इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन concrete operational stage का है, यानी
मूर्त संकीर्णात्मक अवस्था वाला स्टेज कौन सा है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग? तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस में आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी चौथा स्टेज। कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन कब आता है? देखिए कंजर्वेशन, फ्लावर और क्लासिफिकेशन कहाँ आता है? ये आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। डिफर्ड इमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में आता है? ये फर्स्ट स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है बच्चे। और मेक बिलीव प्ले और इररेस्पेक्टिव ऑफ थॉट किस में होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज का ये कैरेक्टर है। तो हमें किसका पूछ रहा था? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का पूछ रहा था, और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। बच्चे में कंजर्वेशन पावर डेवलप हो जाएगी, बच्चे क्लासिफिकेशन करना सीख जाते हैं। ठीक है। Which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of the children? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि Piagetian construct के अकॉर्डिंग कौन सा ये जो 4 दिया हुआ है कॉन्सेप्ट वो प्याजे के अकॉर्डिंग है, यानी प्याजे ने उस कॉन्सेप्ट को दिया है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। प्याजे ने क्या दिया है? प्याजे ने क्या है? री इन्फोर्समेंट की बात की थी? नहीं। पुनर्वनल की बात किसने की थी? स्किनर ने की थी, है ना। कंडीशनिंग की भी बात किसने की थी? स्किनर थॉर्नडाइक ने की थी, है ना। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने की थी? वेंड्यूरा ने की थी, तो ये नहीं होगा। स्कीमा की बात प्याजे ने की थी, और स्कीमा क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। किसी भी चीज का एक स्ट्रक्चर बनना हमारे माइंड में, वो होता है स्कीमा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमसे? Which of the following is not a limitation of pre-operational stage? लिमिटेशन पूछ रहा है, लिमिटेशन नहीं है, यानी लिमिटेशन जहां पे कमियां होती हैं, और लिमिटेशन नहीं है यानी वह उस स्टेज की क्या होगी? उस स्टेज की आप बोल सकते हो कि कैरेक्टर है ना। पॉजिटिव कैरेक्टर आपको बताना है ना। उसमें कौन सा है? टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, यानी कंसंट्रेशन बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, ईगोसेंट्रिज्म एंड इरिवर्सिबिलिटी। देखिए कंसंट्रेशन पावर तो उनमें होता नहीं है ना। ईगोसेंट्रिज्म जो होता है वो बच्चों में रहता है, ये लिमिटेशन माना जाता है। इरिवर्सिबिलिटी भी लिमिटेशन माना जाता है, और कंसंट्रेशन पावर भी उनमें नहीं रहता, तो ये भी लिमिटेशन माना जाता है। बच्चे सिंबल के थ्रू सीखते हैं, और ये इस स्टेज का कैरेक्टर या लिमिटेशन नहीं है, ये स्टेज का पॉजिटिव साइड आप बोल सकते हैं। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज का अगर पॉजिटिव साइड कुछ है तो वो क्या है कि बच्चे सिंबल के हेल्प से सीखते हैं, बच्चे आइकन के थ्रू सीखते हैं। और इससे पहले वाले स्टेज में बच्चे किससे सीखते थे? सेंसेस से सीखते थे ना, सेंस ऑर्गन के थ्रू सीखते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्या है वो। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कौन सा ऐसा अकॉम्प्लिशमेंट है जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को शो करता है? एनिमेटिक थिंकिंग किसमें था? आपको मैंने बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज का था, जहां पे बच्चे क्या करते हैं? टेबल चेयर सबको क्या समझते हैं? एक लिविंग थिंग समझते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट समझते हैं, है ना, और वो उसको मारते हैं, है ना। एबिलिटी टू कंसर्व, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये तो चौथे स्टेज का है ना। ठीक है, ये दूसरे चौथे स्टेज का है। ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज का, यानी स्टेज नंबर 2 है। सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन, ये भी आपका 4th स्टेज है। यानी यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से कौन है? ये है एबिलिटी टू कंजर्व, यानी कंजर्वेशन पावर डेवलप हो जाती है, लॉजिक डेवलप हो जाती है किसमें? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी मूर्त संकीर्णात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये थे आज का लास्ट क्वेश्चन। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा किसी भी तरह का सजेशन हो, या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।